देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 3 तरह का होता है। एक डायोड, थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर। डायोड, थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर। डायोड को हम पार्ट ए में पढ़ेंगे, जिसके लिए हम 2 पार्ट्स बनाए हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। थायरिस्टर को भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट बी और सेकंड बी। तथा ट्रांजिस्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट सी, सेकंड सी और थर्ड सी। आज मेरा पार्ट 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का पार्ट 1 है। पार्ट वन में डायोड आते हैं। तो डायोड को पढ़ने के पहले हमें सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो डायोड टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसको मैंने एक जगह संकलित किया है, जो आपके सामने है। देखिए, उसमें सबसे पहले सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन की बायसिंग क्या है, टर्म अबाउट पीएन जंक्शन के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं, बैरियर वोल्टेज किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है और जीनर वोल्टेज क्या है। तो ये सारे टर्म्स हम पीएन जंक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायोड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डायोड की प्रॉपर्टीज, डायोड का एप्लीकेशन और कुछ डायोड के पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर्स में से मुख्य रूप से 4 पैरामीटर्स हमें पढ़ना पड़ेगा। जिसमें से पहला पैरामीटर्स है बल्क रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, दूसरा है डीसी रेजिस्टेंस क्या है, एसी रेजिस्टेंस क्या है और जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं सिंपल डायोड सर्किट। सिंपल डायोड सर्किट, डायोड का सर्किट है, उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है। ये ऊपर वाले सारे जो टर्म्स हैं उसको हमने फर्स्ट ए, जो पार्ट ए के फर्स्ट में रखा है, जिसकी पढ़ाई आज करेंगे। और नेक्स्ट डे हम इसी पार्ट्स का दूसरा भाग सेकंड ए में पढ़ेंगे, डायोड रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है, उसके बहुत सारे टर्म्स हैं। और लास्ट में कुछ डायोड के सिंबल भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के डायोड का सिंबल अलग अलग तरह का होता है।
इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का पार्ट ए, जिसमें हमें आज पढ़ना है डायोड। डायोड में भी 2 पार्ट है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए में को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर क्या है? तो वैसे पदार्थ को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, या वैसे तत्व को सेमीकंडक्टर कहते हैं जो विशेष तापमान एवं विशेष परिस्थिति में इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है और कंडक्टर की भी तरह काम करता है, जो दोनों आचरण को फॉलो करे, जो दोनों तरफ काम कर सकता है विशेष तापमान और परिस्थिति के अनुकूल, तो वैसे तत्व या वैसे पदार्थ को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है, जो उपयोग होता है जिसका बहुतायत रूप में, वह सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 2 सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हम लोग देखते हैं कि वैसा इसको 2 भाग में पहले विभाजित किया जा सकता है। पहले पार्ट्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैसे सेमीकंडक्टर आते हैं जो प्योर हो, जो बिल्कुल शुद्ध हो, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो शुद्ध है। दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर, जो शुद्ध नहीं हो। सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ डोपेट किया हो, कुछ मिला करके इसको इम्प्योर कर दिया गया हो। तो यह आगे 2 तरह का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मुख्य रूप से मेरा है सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर, जिसकी वैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की वैलेंसी 4 होती है। अगर इसमें हम ट्राइवैलेंट वाले एलिमेंट को मिला दें, मिक्सअप कर दें, 4 वैलेंसी वाले में से 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट को अगर एक साथ मिला देते हैं तो क्या होगा? यह पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम, जर्मेनियम, टैल्टेनियम को मिलाते हैं तो यह मिला हुआ रूप जो है सेमीकंडक्टर का पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सिलिकॉन का जो एटॉम है उसकी वैलेंसी 4 है। इसमें हम इंडियम को मिलाए हुए हैं, आयन जो है इसको मिलाए हुए हैं। अब देखिए सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन्स इंडियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एक का साझा करता है। फिर यहाँ पर एक सिलिकॉन का एक इंडियम का इलेक्ट्रॉन साझा किया हुआ है। फिर इसमें भी एक सिलिकॉन का और एक आयन का है। ठीक है, इसमें भी एक सिलिकॉन का है और एक आयन का है। परंतु इंडियम की वैलेंसी 3 है, ये ट्राइवैलेंट एलिमेंट है, अर्थात इसके पास चौथा एलिमेंट नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के पास चौथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, संयोग करने के लिए, कोवेलेंट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ जाती है। किसमें? ट्राइवैलेंट वाले एलिमेंट इंडियम में, अर्थात यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है।
अर्थात एक जगह रिक्त बच जाता है, ठीक है, जिसको हम होल कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में को बनाने के लिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट वाले को मिलाते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाने के लिए कमी रह जाती है, इसको होल कहते हैं। होल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स माना गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ होल होता है, इसमें होल्स की बहुलता होती है, होल्स की अधिकता होती है। ठीक उसी तरह से हम इसके एन टाइप में देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको चार वैलेंसी वाले, जिसकी वैलेंसी 4 है, अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर, इसमें हम पेंटावेलेंट, जिसकी वैलेंसी 5 हो, उसको अगर मिक्सअप करते हैं तो मेरे पास जो बनता है वह एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। देखिए, इसके लिए इसको समझने के लिए देखिए, सिलिकॉन के साथ हम फास्फोरस, जिसकी वैलेंसी 5 है, तो 5 वैलेंसी वाले तत्व कौन कौन है? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है, ये है। तो फास्फोरस को जब सिलिकॉन के साथ मिलाया गया है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? तो फास्फोरस के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सिलिकॉन के पास 4 ही है, तो सिलिकॉन का चारों इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है। यहाँ पर साझा किया हुआ है, 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 परंतु एक इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस का बच जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थात एन टाइप सेमीकंडक्टर के निर्माण में हमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो बच जाता है फ्री। तो इसमें एन टाइप में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता रहती है, अर्थात एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की बहुलता रहती है, अर्थात नेगेटिव चार्ज की बहुलता रहती है, ठीक है। और पी टाइप में होल्स की बहुलता रहती है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बहुलता होती है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। इस तरह से हम देखें कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं। तो मेमोरी के लिए याद रखना है कि 4 वाले में अगर 3 वाले वैलेंसी वाले को मिला देंगे तो एक होल्स हो जाएगा, अर्थात मेजॉरिटी ऑफ होल्स रहेगा, और 4 वाले में 5 वाले को मिलाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता हो जाती है, अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, होल्स की अधिकता होती है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता रहती है। अब आगे देखते हैं पीएन जंक्शन क्या है। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने अभी देखा, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने देखा। अब देखते हैं कि इस एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं। पीएन जंक्शन के लिए जब ठीक तरह से सिस्टमैटिक से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में एक दूसरे के संपर्क में कर दिया जाए, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब एक दूसरे के संपर्क में कर दिया जाए तो ये संपर्क का जो स्पेस है, संपर्क का जो सरफेस है, ये सरफेस जहाँ पर डॉटेड दिखाया गया, ये सरफेस, ठीक है।
इस सरफेस को ही, कॉन्टैक्ट सरफेस को ही हम पीएन जंक्शन कहते हैं। तो पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे हुआ? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दिया गया, तो मिले हुए सतह कॉन्टैक्ट सरफेस को ही पीएन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पी टाइप वाले में क्या होता है? पी टाइप वाले में होल्स की अधिकता होती है और होल्स को जो है पॉजिटिव चार्ज माना गया है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज है, जिसके कारण से इसमें निगेटिव चार्ज की अधिकता है। लेकिन मिलाते वक्त जब मिलाया गया इनिशियल पोजीशन में, प्रारंभिक स्थिति में, जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के समीप होल्स अर्थात पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दोनों का आपस में डिफ्यूजन होता है, इनिशियल डिफ्यूजन होता है। इस डिफ्यूजन का मतलब है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के साइड में जो भी होल्स थे वह एन टाइप की तरफ चला जाता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर संग्रहित हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण से इसके कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, इसके कॉन्टैक्ट सरफेस के समीप इस कॉन्टैक्ट सरफेस का एक एरिया बन जाता है। इस एरिया को हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। इस एरिया को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और ये डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर में होता क्या है? ये डिप्लेशन लेयर जो है, ये लेयर में चूँकि पॉजिटिव पार्टिकल्स होल और नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का संग्रह है, जिसके कारण से वोल्टेज बिल्डअप होता है, जिसके कारण से वोल्टेज बनता है, और इस वोल्टेज को बैरियर वोल्टेज कहते हैं। ये जो आपका ये है, इसको बैरियर वोल्टेज कहते हैं। तो बैरियर वोल्टेज का जो मान है, ये बैरियर वोल्टेज का मान अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए बैरियर वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए यह मान 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, तो बैरियर वोल्टेज कहाँ बनता है? तो बैरियर वोल्टेज पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जंक्शन पॉइंट पर, जहाँ दोनों टाइप का जो मटेरियल्स है, पी टाइप और एन टाइप, जहाँ आपस में दोनों संपर्क में आते हैं, उस संपर्क वाले जगह पर ही यह लेयर बनता है, और इसको हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, बैरियर वोल्टेज, अब देखिए हम इसको इस तरह से देखते हैं डिटेल से। अब देखिए यहाँ पर हम फिगर में दिखाए हुए हैं कि एक साइड में ये पी टाइप, एक साइड में ये पी टाइप का है, एक साइड में पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, दूसरे साइड में एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो इनिशियल डिफ्यूजन के कारण से पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर को जो आपस में मिक्सअप करते हैं, तो इसके सरफेस, इसके मिलने वाले सतह के समीप जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होल्स के रूप में होता है, पी टाइप में होल्स की अधिकता होती है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो पी टाइप में हम कह सकते हैं
कि वह पॉजिटिव चार्ज की अधिकता है और एन टाइप में निगेटिव चार्ज की अधिकता है। तो यह इनिशियल डिफ्यूजन के कारण से जो वो एक लेयर बनता है, बीच में बना हुआ है, देख रहे हैं, ये लेयर जो है डिप्लेशन लेयर कहलाता है। और इसमें जो वोल्टेज बनता है डिप्लेशन लेयर में जो वोल्टेज बनता है, इसको ही हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं, इसको ही हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं। अब इसको ये तो हम ग्राफिकली देखें कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिक्सअप किया गया है तो ऐसा हो रहा है। तो अब पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर जिस साइड में पी टाइप है उधर से एक टर्मिनल निकाल दिया जाए, एक चालक तार को बाहर कर दिया जाए, ठीक है, तो उस चालक तार के टर्मिनल को एनोड कहते हैं, जिसको ए से इंगित की जाती है, ठीक है। और पी टाइप वाले को एनोड कहते हैं। एन टाइप वाले साइड से अगर एक टर्मिनल को बाहर कर दिया जाए तो उस टर्मिनल को, उस चालक तार को हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में जो बैरियर है, जो डिप्लेशन लेयर है, जो बैरियर है, इस बैरियर में बैरियर वोल्टेज बनता है, उस बैरियर वोल्टेज को दिखाने के लिए एक खड़ी लाइन दिखाई जाती है, इस तरह से एक खड़ी लाइन दिखाई जाती है। ये खड़ी लाइन ये दिखाई गई है, ठीक है। तो इस खड़ी लाइन को बैरियर कहते हैं। ये इसका सिंबल हो गया, किसका, डायोड का डायोड का सिंबल हो गया। और इसका जो फिजिकली हम देखते हैं कि आपको मार्केट में जो डायोड मिलेगा उसमें से दो टर्मिनल निकला हुआ रहता है दोनों साइड में, और एक टर्मिनल के साइड में एक स्ट्रिप बनी रहती है, एक प्रिंटेड स्ट्रिप रहती है। वो प्रिंटेड स्ट्रिप जो है डायोड के बैरियर को इंगित करता है। ये बैरियर है, ये बैरियर है। तो वो किसी एक साइड, एक टर्मिनल के समीप रहता है। तो जिस टर्मिनल के समीप रहता है वह टर्मिनल कैथोड कहलाता है, कैथोड टर्मिनल कहलाता है। और जिससे दूर रहता है वो टर्मिनल एनोड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये इस टर्मिनल के समीप है ये लाइन पट्टी, तो ये आपका कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पीएन जंक्शन जो डायोड है उसकी बायसिंग को देखते हैं। ये बायसिंग क्या है? ये बायसिंग अभी आपने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिक्सअप कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बीच वाली सतह पर एक जंक्शन का निर्माण होता है। इस जंक्शन को हम बैरियर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें दो टर्मिनल, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड वाले ए वाला टर्मिनल जो रहता है पी टाइप से कनेक्टेड रहता है और कैथोड जो है एन टाइप से कनेक्टेड रहता है। अगर हम इस पीएन जंक्शन डायोड को, एनोड को हम सोर्स वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ठीक है, और कैथोड वाले को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ठीक है। कनेक्ट करने पर होता क्या है, क्योंकि पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर में होल्स की अधिकता होती है, होल्स को पॉजिटिव चार्ज माना गया है। और यहाँ जो सोर्स का जो पॉजिटिव है, इस सोर्स के पॉजिटिव से ही पी को जोड़ा गया है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो समान आवेश के बीच विकर्षण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स की अधिकता थी वह
वह जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होल के रूप में है वह बैरियर की तरफ दौड़ पड़ता है, वह बैरियर की तरफ दौड़ पड़ता है। ठीक है। इसके विपरीत कैथोड टर्मिनल्स को अर्थात एन टाइप सेमीकंडक्टर वाले भाग को हम सोर्स के निगेटिव से जोड़े हुए हैं, तो यहाँ भी समान आवेश है, जिसके परिणाम स्वरूप समान आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विकर्षण होता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बैरियर की ओर जाना शुरू करता है, जिसका रिजल्ट होता है कि बैरियर का जो डिप्लेशन लेयर है, वह जो उसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, वह कम हो जाता है। ठीक है। अर्थात उसका बैरियर वोल्टेज न्यूट्रलाइज हो जाता है, बैरियर वोल्टेज न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप करंट का बहाव सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से वह जाता हुआ जंक्शन को पार करता हुआ, बैरियर को पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है। ठीक है। इस तरह से यह अपना सर्किट पूरा करता है, इस तरह से पार करता है। तो इसको हम फॉरवर्ड वाइस कहते हैं। तो फॉरवर्ड वाइस में क्या देखें, हम एनोड को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, कैथोड को निगेटिव के साथ जोड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या हुआ, डायोड के बीच पीएन जंक्शन का जो डायोड है, जहाँ बैरियर है बीच में, उस बैरियर को क्रॉस कर जाता है, करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है। अर्थात पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को जो है कि वह करंट पास करता है। इसके अपोजिट में देखिए, इसके अपोजिट में रिवर्स वाइस है। तो रिवर्स वाइस में क्या होता है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर से जो टर्मिनल निकला हुआ है एनोड, उसको हम सोर्स के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो निकला हुआ टर्मिनल्स है कैथोड, उस कैथोड को हम सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जो कि यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनोड को हम निगेटिव से जोड़े हुए हैं, इस एनोड को निगेटिव से जोड़े हुए हैं, इस कैथोड को पॉजिटिव से जोड़े हुए हैं। ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होल की बहुलता है, जो पॉजिटिव चार्ज माना गया है, वह सोर्स के निगेटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाता है, अर्थात वह बैरियर से दूर भागने लगता है। ठीक है। और दूसरी ओर जो कैथोड के जो टर्मिनल है, अर्थात जिस साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, और वो फिर इलेक्ट्रॉन्स सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि बैरियर से दोनों चार्ज पार्टिकल्स, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बैरियर से दूर भागना शुरू करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो डिप्लेशन लेयर है वह बढ़ जाता है, अर्थात बैरियर वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है। विरोध बढ़ जाता है। रिजल्टेंट ये होता है कि करंट फ्लो नहीं हो पाता है, बैरियर को इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाता है। तो इस केस को हम रिवर्स बायस करते हैं। यहाँ पर बैरियर वोल्टेज अधिक हो जाता है। ठीक है। इसी को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए दिखाया गया है। यहाँ पर एक, अब देखिए डायोड का सिंबल है। इस डायोड के सिंबल, ये डायोड का सिंबल है। इस डायोड के एनोड को, डायोड के एनोड को हम पॉजिटिव के साथ जोड़े हैं और कैथोड को निगेटिव के साथ जोड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में करंट फ्लो करेगा। तो इस डायोड पर हम वोल्टेज जो आरोपित किए हुए हैं,
क्या है, BF है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में जुटा हुआ है तो फॉरवर्ड वोल्टेज आरोपित है। इसके परिणाम स्वरूप इससे बहने वाली करंट, फॉरवर्ड करंट IF प्रवाहित होकर के अपना सर्किट पूरा करता है फॉरवर्ड वाइस में, अर्थात फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो होता है। इसके विपरीत जब हम डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, अर्थात एनोड को हम निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, तो रिवर्स बायस का केस है। रिवर्स बायस के केस में जो जंक्शन का जो बेयर वोल्टेज है वह बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिवर्स करंट प्रवाहित नहीं, IR फ्लो नहीं कर पाता है, IR जंक्शन को पास नहीं कर पाता है, अर्थात करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये था फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस ऑफ डायोड। अब देखिए ग्राफिकली हम देखते हैं, क्या है। ग्राफिकली में एक्स एक्सिस पर हम डायोड पर अप्लाइड वोल्ट, डायोड जो आरोपित वोल्टेज VF को लिए हुए हैं, ठीक है, जो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9 तक है, और Y एक्सिस पर उसमें प्रवाहित होने वाली करंट, फॉरवर्ड करंट IF को लिए हुए हैं, जो मिली एम्पियर में है। तो ये ग्राफ में स्पष्ट दिखाई पड़ता है जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए करंट का मान कब बढ़ना शुरू होता है, 0.3 वोल्ट जब अप्लाई वोल्टेज हम आरोपित करते हैं डायोड के ऊपर 0.3 वोल्ट, 3 वोल्ट से ज्यों ही बढ़ता है जो कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है जर्मेनियम के लिए, जो कि ठीक है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है। रिवर्स बायस में देखते हैं कि रिवर्स बायस में रिवर्स वोल्टेज डायोड पर हम बढ़ा रहे हैं, रिवर्स बायस में हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, परंतु रिवर्स करंट नहीं बढ़ता है, रिवर्स करंट नहीं बढ़ता है, अर्थात रिवर्स करंट प्रवाहित नहीं होता, अर्थात रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इससे मतलब ये हो गया कि डायोड आपका जो है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में काम करता है। वह काम कब करता है, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस के केस में कनेक्ट करते हैं, अर्थात डायोड का जो एनोड है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और कैथोड को हम निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में करंट फ्लो होता है। अदरवाइज इसके विपरीत हम जब एनोड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, तो ये रिवर्स उल्टा जुट गया है, तो हम इसको रिवर्स बायस कहते हैं। इस केस में करंट का बहाव नहीं होता है। इस तरह से डायोड है मुख्य रूप से। देखिए अभी हम PN जंक्शन वाइसिंग में देखे, रिवर्स वाइस में करंट फ्लो नहीं होता है। ग्राफिकली मैंने देखा इस फिगर से, ठीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज जो हम बढ़ाते जाते हैं, परंतु रिवर्स करंट नहीं बढ़ता है। इससे पता चलता है कि जो डायोड है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं PN जंक्शन से संबंधित कुछ टर्म हैं। ये टर्म क्या क्या है, PN जंक्शन से संबंधित जो टर्म है वो टर्म है बैरियर वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जीनर वोल्टेज, डायोड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बैरियर वोल्टेज। ये बैरियर वोल्टेज क्या है, जब डायोड को हम फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं
इस क्रम में तो हम यूँ कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन के इनिशियल डिफ्यूजन के समय चार्ज कैरियर के इनिशियल डिफ्यूजन के कारण जो उसके जंक्शन पॉइंट पर जो वोल्टेज डेवलप होता है, उस डेवलप वोल्टेज को ही हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का जो बैरियर है, जो डिप्लेशन लेयर है, वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स के डिफ्यूजन के कारण से वोल्टेज बनता है। उसी बनने वाले वोल्टेज को बैरियर वोल्टेज कहते हैं। और ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 3.3 वोल्ट होता है। यह बैरियर वोल्टेज क्या करता है कि मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स के बहाव का विरोध करता है और माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स कैरियर का सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे हम दूसरा टर्म देखते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ी जाती है तो फॉरवर्ड करंट को प्रवाहित होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, रीजनेबल फॉरवर्ड करंट स्टार्ट होने के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है Vf, उस Vf के मान को ही हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। यह थ्रेशोल्ड वोल्टेज वास्तव में बैरियर वोल्टेज के बराबर ही होता है। तो सिलिकॉन के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.3 वोल्ट ही होगा। जब अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड बायस के केस में अप्लाइड वोल्टेज Vf का मान थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक हो जाए तो फॉरवर्ड करंट If प्रवाहित होगी, और यह थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाए तो फॉरवर्ड करंट का बहाव नगण्य हो जाता है, प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, अगला टर्म है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, अर्थात इसके एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की जाती है, तो रिवर्स करंट IR का वह छोटा मान तब भी नहीं बढ़ता है जब हम रिवर्स वोल्टेज को और बढ़ाते जाएं। अर्थात रिवर्स वोल्टेज PR का मान बढ़ाने पर भी I0 का मान, रिवर्स करंट IR का मान नहीं बढ़ता है। जहाँ तक बढ़ता है उसी वैल्यू को ही हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स पर, जंक्शन के एरिया पर और जंक्शन के टेम्परेचर पर। ये देखा गया है कि प्रति जंक्शन का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देने पर लीकेज करंट या सैचुरेशन करंट का मान दुगना हो जाता है, और सैचुरेशन करंट को
माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में मापी जाती है। ठीक है, जिसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर दिया गया, इसकी सहायता से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए, अगला है जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज भी रिवर्स बायस के केस में होता है। जब डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो रिवर्स बायस में जोड़ने पर जो रिवर्स वोल्टेज का वह मैक्सिमम मान, VR का वह मैक्सिमम मान जिस पर लीकेज करंट अचानक, सडनली और शार्पली बढ़ जाता हो, रैंडमली जो है जिस VR पर रिवर्स करंट अचानक बढ़ जाता हो तो उसी VR के मान को, उसी रिवर्स वोल्टेज के मान को ही हम जीनर वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, आगे हम डायोड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो डायोड की जो प्रॉपर्टीज है वह मुख्य रूप से, उसमें से पहली प्रॉपर्टीज है, यह यूनी डायरेक्शनल करंट डिवाइस है, अर्थात डायोड सिर्फ एक ही दिशा में करंट प्रवाहित कराता है। जब डायोड को हम फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स वाइस में कनेक्ट करने की स्थिति में डायोड करंट फ्लो नहीं कराती है। इसमें सिर्फ एक अपवाद है, डैक एक अपवाद डायोड है जो दोनों दिशा में करंट प्रवाहित कर सकता है। डैक के अलावा और जितने भी डायोड हैं सारे के सारे यूनी डायरेक्शनल करंट डिवाइस हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें करंट जो प्रवाहित होती है उस करंट को कंट्रोल नहीं की जा सकती है, अर्थात डायोड करंट कंट्रोल अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड करंट डिवाइस है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी है डायोड की ऑन और ऑफ की अवस्था का कंट्रोल। डायोड से करंट कब प्रवाहित होना शुरू होगा, कब बंद हो जाएगा, यह निर्भर करता है डायोड के सप्लाई वोल्टेज पर। डायोड पर जो आप वोल्टेज आरोपित करते हैं उस आरोपित वोल्टेज पर ही निर्भर करता है उसका ऑन ऑफ सिचुएशन। डायोड का उपयोग मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। पहली प्रॉपर्टी इसका है कि ये यूनी डायरेक्शनल करंट डिवाइस है, सिर्फ एक ही दिशा में करंट पथ को पास कर देता है, इसलिए इसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग सिग्नल डायोड के रूप में होता है। सिग्नल डायोड के रूप में उपयोग होता है कम्युनिकेशनल सर्किट में मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के हेतु इसका स्मॉल सिग्नल प्राप्त करने के लिए डायोड का उपयोग होता है। तीसरा, इसका उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजिंग सर्किट में भी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायोड से संबंधित कुछ डायोड के पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं? डायोड के पैरामीटर्स मतलब डायोड में बल्क रेजिस्टेंस क्या है, डीसी रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, एसी रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, और डायोड का जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है। ये 4 पॉइंट जो है, ये चारों पॉइंट डायोड का पैरामीटर्स कहलाता है। तो पहला हम देखते हैं बल्क रेजिस्टेंस क्या है। तो ये जो बल्क रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस डायोड जिस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, डायोड जिस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल्स के रेजिस्टेंस वैल्यू को ही
हम बल्क रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये जो बल्क रेजिस्टेंस है RV, ये बल्क रेजिस्टेंस बराबर होता है रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर्स के मटेरियल्स के रेजिस्टेंस के योग के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए जंक्शन रेजिस्टेंस, ये जंक्शन रेजिस्टेंस जो है डायोड का जंक्शन रेजिस्टेंस क्या है, तो जंक्शन रेजिस्टेंस को हम 2-3 नाम से जानते हैं, क्योंकि जंक्शन रेजिस्टेंस एक पाला हो गया, दूसरा इसी को हम कांस्टेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और तीसरा इसको DC रेजिस्टेंस कहते हैं। जब डायोड को हम फॉरवर्ड वाइस या रिवर्स वाइस के केस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने की स्थिति में जब डायोड पर फॉरवर्ड वोल्टेज VF आरोपित की जाती है तो करंट डायोड से होकर IF फॉरवर्ड करंट प्रवाहित होती है। तो अप्लाइड वोल्टेज VF और प्रवाहित करंट IF के अनुपात को ही हम डायोड का DC रेजिस्टेंस कहते हैं। रिवर्स के केस में रिवर्स वोल्टेज जो आरोपित डायोड पर की जाती है और रिवर्स करंट जो प्रवाहित हो सकती है, यह तो नहीं के बराबर होता है, जो रिवर्स करंट प्रवाहित हो सकती है इस करंट के अनुपात को ही, अर्थात VR/IR के अनुपात को ही हम डायोड का DC रेजिस्टेंस कहते हैं रिवर्स के केस में। ठीक है। और सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए यह मान जो जंक्शन रेजिस्टेंस है, यह मान 50 मिलीवोल्ट बटे फॉरवर्ड करंट के अनुपात के बराबर होता है लगभग। जर्मेनियम के लिए यह मान 25 मिलीवोल्ट बटे फॉरवर्ड करंट के अनुपात के बराबर होता है। यह जो डायोड का DC रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इसका मान बदलता नहीं है, जो कि डायोड पर आरोपित फॉरवर्ड वोल्टेज VF और फॉरवर्ड करंट IF के अनुपात के बराबर होता है। अगला चीज हम देखते हैं, अगला पैरामीटर्स है AC रेजिस्टेंस। AC रेजिस्टेंस को इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं या डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? फॉरवर्ड वाइस के केस में जब डायोड को कनेक्ट की जाती है, डायोड को जब कनेक्ट की जाती है तो इस अवस्था में डायोड पर जो आरोपित वोल्टेज VF लगाई जाती है और प्रवाहित करंट IF प्राप्त होता है, दोनों के बीच का जो खींचा गया ग्राफ है, यह ग्राफ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, जो कि इस तरह से प्राप्त है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ग्राफ है, ग्राफ का जो स्लोप प्राप्त हुआ है, यह स्लोप, इस स्लोप के रेसिप्रोकल को ही हम डायोड का AC रेजिस्टेंस कहते हैं। स्लोप जो होता है वह tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है। ग्राफ का जो स्लोप है वह ग्राफ का स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, अर्थात स्लोप इक्वल टू tan थीटा। इसका मिनवा रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/, स्लोप इक्वल टू 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब जो है कि अब देखिए, तो स्लोप का जो रेसिप्रोकल है 1/, स्लोप, इसी को कहते हैं AC रेजिस्टेंस। तो AC रेजिस्टेंस इक्वल टू हो गया cot थीटा। cot थीटा का मान इस ग्राफ में हम देखते हैं कि डेल
फॉरवर्ड वोल्टेज बटे डेल फॉरवर्ड करंट का अनुपात है। इसी अनुपात को हम AC रेजिस्टेंस कहते हैं डायोड का, जिसके लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है RAC इक्वल टू 26 मिली वोल्ट बटे फॉरवर्ड करंट इंटू 273 डिग्री सेल्सियस प्लस T बटे 298 डिग्री सेल्सियस। यहाँ T जो है जंक्शन का टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस में। अगला हम देखते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस। जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है? जंक्शन कैपेसिटेंस इसको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जब डायोड को फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट की जाती है, अर्थात इस पर आरोपित वोल्टेज VF दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप करंट IF प्रवाहित होता है डायोड से, तो फॉरवर्ड करंट IF और फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज VF के अनुपात को अगर ट्रांजिट टाइम से गुना कर दिया जाए तो इसी वैल्यू को हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं डायोड का। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस CD इक्वल टू टाउ इंटू IF बटे VF, जहाँ टाउ क्या है? ट्रांजिट टाइम है। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं डायोड। एक्चुअली डायोड क्या है? डायोड एक यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली करंट के लिए एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें करंट का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कब? जब फॉरवर्ड वाइस डायोड को फॉरवर्ड केस में जोड़ कनेक्ट किया जाए, अर्थात उसके P वाले सिरे को, जिसको एनोड कहते हैं, और N वाले सिरे को जिसको कैथोड कहते हैं, P वाले को पॉजिटिव के साथ और N वाले को निगेटिव टर्म के साथ जोड़ी जाए तो उसी केस में करंट इसमें प्रवाहित होती है, अदरवाइज इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है दूसरे केस में। इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल करंट डिवाइस कहा जाता है। अब डायोड के लिए सिंपल सर्किट क्या है? डायोड को हम सीधा डायरेक्ट ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते हैं, इसके कारण से इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस R जुड़ी जाती है और इस तरह से इसका डायोड सर्किट है। अब डायोड सर्किट में हम देखते हैं कि इस डायोड को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किसमें? AC रेजिस्टेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस में। तो इस डायोड के अंदर जो देख रहे हैं, इस तरह से डायोड के अंदर में दो कंपोनेंट है, एक AC रेजिस्टेंस है, दूसरा जंक्शन कैपेसिटेंस है। AC रेजिस्टेंस को RAC, इसको जब फॉरवर्ड वाइस में जोड़ी जाती है, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड से कनेक्ट कर दिए और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड से कनेक्ट कर दिए, तो करंट मान लिया कि IF फॉरवर्ड करंट प्रवाहित होती है डायोड से होकर के। तो एडिशनल रेजिस्टेंस जो है R, इस R के कारण से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह IF इंटू R वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इस ड्रॉप वोल्टेज के बाद जो बच जाएगी वोल्टेज वो क्या है? वो डायोड वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है डायोड के लिए VF, और ये VF जो बराबर होगा यह फॉरवर्ड करंट IF और डायोड के AC रेजिस्टेंस RAC के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि डायोड पर जो अप्लाइड वोल्टेज E है वह E जो है कि एडिशनल रेजिस्टेंस R द्वारा वोल्टेज ड्रॉप और डायोड द्वारा वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा।
अर्थात इक्वल टू आई एफ इंटू आर प्लस आई एफ इंटू आर ए सी, अर्थात डायोड का एसी रेजिस्टेंस द्वारा वोल्टेज ड्रॉप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।